क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है जीरो आर को लेकर। जीरो आर को लेकर पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी आपके स्टैटिक के सब्जेक्ट होते हैं, देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं बार बार। आई रिमेंबर 2010 में मैंने तैयारी शुरू करी थी एंड 2011 के अंदर आई वाज सिटिंग इन अ रूम जहां पर अराउंड 20 से 25 स्टूडेंट बैठे थे और ऑल इंडिया रैंक 10 को बुलाया गया था वहां पे, उस साल के वो टॉपर थे। और उनके द्वारा ये चीज बताई गई थी कि देखिए स्टैटिक और करंट, कभी भी ये मत सोचिएगा कि स्टैटिक करंट से अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो करंट में पूछी जाती हैं वही स्टैटिक के बारे में जहां पे जिक्र किया जाता है वही चीजें स्टैटिक में भी पूछी जाती हैं। अदरवाइज ये क्या होगा, अदरवाइज आर्ट एंड कल्चर के अंदर तो हजारों टेम्पल्स हैं, हजारों तरीके के डांस है, किस किस को आप पढ़ेंगे। लेकिन जो चीजें करंट अफेयर्स के अंदर, जो डांस फॉर्म, जो टेम्पल आर्किटेक्चर, जो हिस्टोरिकल फैक्ट, या फिर जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना, या फिर जो इंडियन पॉलिटी का इशू, या फिर जो एनवायरमेंट इकोलॉजी का इशू करंट अफेयर्स में आया है, वो आपके स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जब मैंने लेक्चर अटेंड किया था उसके बाद मतलब आप कह सकते हैं मेरी आंखें खुल गई, मुझे सच में समझ में आया कि कैसे आपको करंट अफेयर्स को कवर करना है और कैसे स्टैटिक को कवर करना है। उससे पहले आई वाज द बिगिनर, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी तैयारी करने के बारे में, कह सकते कि स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी नहीं थी। तभी आज मुझे ये चीज समझ में आती है कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। बट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज अ बिगिनर, आपके लिए हो सकता है आपको ये चीज समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए या फिर आप उसको उतना सीरियसली ना ले। और इसी वजह से मैं बार बार आपको ये चीज बताता हूं कि स्टैटिक एंड करंट दे आर इंटीग्रेटेड, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनको अलग अलग करके आप मत सोचिएगा। अदरवाइज चीजों को सोल्व करना एग्जाम के अंदर काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक का भी अपना कोई मतलब लिमिट नहीं होती है, बहुत ज्यादा है स्टैटिक भी। तो अगर आप उस पर भी एक लिमिटेशन लगाना चाहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फोकस ऑन करंट, की करंट के अंदर किस डांस फॉर्म का जिक्र किया गया है, करंट के अंदर किस टेम्पल आर्किटेक्चर का जिक्र किया गया है। ये चीज मैंने भी प्रीवियस ईयर के टॉपर से सीखी थी और इसी वजह से ये चीज मैं आगे आपको फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि स्टैटिक और करंट जो है इसको एक इंटीग्रेटेड तौर पे ही पढ़ाई करिएगा। अगर जीरो आर के बारे में मेंशन किया गया है न्यूज के अंदर, सो बी एश्योर्ड कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू अदर एरियाज बढ़ जाती है और उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं कि एज अ बिगनर कई बार हमें चीजें नहीं पता होती हैं और मुझे भी लग सकता है ये तो काफी कॉमन सेंस वाली चीज है तो स्टूडेंट को पता होगा, बट नहीं होती है क्योंकि हम लोग नए होते हैं, फैमिली में और भी कोई पहले सिविल सर्वेंट नहीं होता है, फर्स्ट टाइम हमने इस एग्जाम को क्रैक किया होता है, और या फिर आपके केस में फर्स्ट टाइम हमने इसकी तैयारी शुरू करी होती है, तो बहुत ज्यादा गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से दिस थिंग एंड रिपीटेडली से दिस थिंग, ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी ये चीज पता चल जाए कि स्टैटिक और करंट बोथ आर इंटीग्रेटेड। उसी तरीके से तैयारी करिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स अ फॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू एमपीज टू रेज मैटर्स विदाउट एनी नोटिस 10 days इन एडवांस। तो एमपीज को ये एक फॉर्मल डिवाइस दिया हुआ है जिसके लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ जीरो आर जो है उसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया गया है। एंड जीरो आर जो है इंडियन इनोवेशन है जिसे 1962 से शुरू किया गया था। क्योंकि अभी हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इसी वजह से जीरो आर के बारे में जिक्र किया गया है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि जो जीरो आर है ये एक इंडियन इनोवेशन है और हमने 1962 से ही इसे शुरू किया है। तो यहां पे जो थर्ड स्टेटमेंट आपकी है वो करेक्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हुई तो आप डी को एलिमिनेट कर दीजिएगा। जीरो आर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, अनलाइक क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर तो फिर भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है, जीरो आर इज नॉट मेंशनड एनीवेयर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहीं रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन नहीं किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो आधी स्टेटमेंट ठीक है, आधी गलत है, क्योंकि एमपीस को दिया गया बिल्कुल ठीक है, कोई नोटिस भी नहीं देना पड़ता है वो भी ठीक है, लेकिन इट इज एन इनफॉर्मल डिवाइस ना कि फॉर्मल डिवाइस। हेंस आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे हम शॉर्ट नोटिस में क्यों नहीं लेके आते हैं। देखिए जीरो आर जो होता है इसमें ऐसे इश्यूज को रेज किया जाता है जो कि अर्जेंसी नेचर के होते हैं, जो कि अर्जेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। और अर्जेंसी की वजह से ही अगर आप नोटिस देने लगेंगे 10 दिन का, 15 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, तो वो अर्जेंट मैटर उतना अर्जेंट नहीं रहेगा, वो इंपॉर्टेंस उसकी खत्म हो जाएगी। बिकॉज द एरियाज और द मैटर्स और द इश्यूज आर ऑफ अर्जेंसी और अर्जेंट मैटर्स होते हैं इसके अंदर। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ गिविंग द नोटिस इज नो मोर रिक्वायर्ड देयर। तो ये जो नोटिस देने का प्रावधान है इस पर नहीं अप्लाई किया गया, ध्यान रखिएगा। आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या क्वेश्चन आर पहले आता है या फिर जीरो आर पहले आता है। पार्लियामेंट के अंदर जब भी डिस्कशन होता है क्या क्वेश्चन आर से शुरुआत होती है या फिर जीरो आर से शुरुआत होती है, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। टाइम लिख सकें कि 11 से 12 क्या होता है और 12 से 1 क्या होता है तो और भी अच्छा रहेगा।